एक मित्र ने, अजय कुमार जी ने कमेंट करके पूछा है कि संकल्प और दमन में क्या अंतर है। तो मित्र का प्रश्न तो एक तरह से बहुत ही सुंदर है और अक्सर संवेदनशील साधक ही एक तरह से ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो बात यह है कि इनमें अंतर तो कई हैं और वो एक तरह से सूक्ष्म तल के अंतर है, लेकिन हम सबसे पहले और सबसे स्पष्ट वाला या कहो बाहरी तल का जो अंतर है उसको समझते हैं। ये एक साफ दिखाई देने वाला अंतर है कि दमन जो है वो दूसरों से आए ज्ञान, मान्यता या एक तरह से कहो पुरानी चली आ रही बातों, विधियों या सच कहो तो एक तरह से रूढ़िवादी परंपरा पर एक तरह से आधारित होता है। यानी उसका आधार दूसरे हैं और दूसरों का अनुभव है, दूसरों की बातें हैं, और फिर हमने उनको चाहे किसी भी कारण से उनको ठीक मान लिया है, किसी लालच में, किसी सम्मान के लालच में या किसी और लाभ के या किसी एक तरह से अपनी अज्ञानता बस हमने उसको पूरी तरह से ठीक मान लिया है और उसको कर कर देखा नहीं, बस उसको ठीक मान लिया और उस पर लग गए। जबकि संकल्प के एक तरह से पूरी तरह मालिक हम होते हैं। अभी हमने उसमें एक तरह से कहो या आपने उसमें अभी कुछ माना नहीं है, आप एक प्रयोग कर रहे हैं, भले ही किसी अनुभव व्यक्ति के ही एक तरह से कहे अनुसार कर रहे हैं, लेकिन मालिक फिर भी आप ही हैं। चाहे आप उसे करें चाहे न करें, बीच में छोड़ दें, करने के बाद छोड़ दें या और आगे करते रहें। और अनुभवी शब्द मैंने यहाँ क्यों कहा, थोड़ा सा इस पर भी हम जरा सा समझते हैं। अनुभवी के ऊपर आपने एक वो भी सुनी होंगी कहावतें कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कहने का मतलब है कि जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि पहुँचता है। लेकिन इसमें आगे एक और तीसरी बात भी आपने सुनी होगी कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। यानी मतलब क्या है कि कवि भी एक तरह से कल्पनाओं में ही रहते हैं, जबकि अनुभवी अपने अनुभव पर, ठोस अनुभव पर होता है। और इसमें मैं एक बात और आपको यही बता दूं कि कभी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में उस आदमी की बात पर प्रयोग करना या संकल्प करना या काम करना जो उस क्षेत्र में काफ़ी समय तक उसने काम किया हो, भले ही वो असफल भी होगा, वो सवाल वो नहीं है, क्योंकि असफल लोगों के पास भी बहुत अनुभव होते हैं। और यदि वो सफल हुआ है उसके हिसाब से आप कुछ कर रहे हैं, कोई संकल्प या जो भी विधि, तो वो तो एक दी बेस्ट वाली बात है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के जिन्होंने कभी कुछ किया है नहीं सिवाय बातों के और उनके कहने पर आप कुछ भी करने लगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। उनका थोड़ा ही देखो कि उन्होंने पहले क्या किया, भले ही वो असफल भी रहे, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास एक अनुभव है। तो ये बात हमने थोड़ी संकल्प के अर्थ में समझी। और दमन का तो एक तरह से सीधा ही अर्थ है कि आप पुराने व एक तरह से दूसरों की मान्यताओं को ढो रहे हैं, और संकल्प का अर्थ है कि आप अपनी होश पूर्वक कुछ करके नया जानने या एक तरह से उससे अपना अनुभव अपना नया अनुभव एक तरह से कुछ पाना चाह रहे हैं। और संकल्प एक तरह से होश में की गई प्रक्रिया होती है, और दमन का आधार तो सच में एक तरह से बेहोशी ही होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और दमन में हर हाल में आपको मानसिक व शारीरिक रूप से कुछ न कुछ हानि ही होगी या दमन पहुंचाएगा ही, ये निश्चित है। भले ही आप उसे जान पाओ न जान पाओ, समझ पाओ न समझ पाओ, एक अलग बात है। और संकल्प हर हाल में आपको कुछ न कुछ आपको समृद्ध करेगा, आपके अनुभव में, आपकी जानकारी में कुछ न कुछ नया बढ़ाएगा ही। और एक बात ध्यान रखना कि आपका मन या कहो कि आप ही स्वयं गहराई में सिर्फ अपने अनुभव को ही पूरी तरह से आप सच व सही मानते हैं। जो आपके अनुभव से जीवन में कोई बात आती है उसको ही आप मानते, भले ही दिखावटी तौर पर बाहर से आप दूसरों की बातों को सही मानते भी रहें, करते रहें, वो एक अलग औपचारिकता वाली बात होती है। तो यहाँ ध्यान रखना कई बातों को। एक यह कि आपका मन, ये हम क्यों दमन वाली बातों में जाते हैं उसको भी थोड़ा समझें। हमने पहले भी इस पर काफ़ी बातें की हैं कि आपका मन का जो स्वभाव है एक तरह से आलसी है प्राकृतिक रूप से, और उसके कारण ही कहो या कहो अपने कंफर्ट जोन से बाहर न आने के कारण ही वो एक तरह से पुरानी बातों को ही मतलब पूरी तरह सही मान लेता है और उन पर ही काम करने लगता है, उन पर ही जमा रहता है। जबकि सच्चाई ये है कि जीवन प्रतिपल नया है, समस्याएं भी नई आती हैं,
और वो नए ही रास्तों से एक तरह से हल होंगी, क्योंकि यही एक तरीका है। नई समस्या है तो नया हल चाहिए होगा। भले ही आप पुरानी चीज़ों को, पुराने हलों को ही नए उसमें पेश करें या नए ढंग से उनको अपडेट करें, वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पर हम थोड़ा उदाहरण से समझते हैं इस बात को, 2-3 बातों से सामान्य चर्चा करते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे भोजन है और साधना के बारे में अब नई नई जानकारियाँ आ गई हैं, जबकि हम बहुत सी पुरानी चीज़ें ढो रही हैं, उनका हम यहाँ डिटेल में नहीं जाते। जबकि नई जो जानकारियाँ हैं भोजन के बारे में, उसकी कैलोरी के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में, वो ज़्यादा सटीक है और ज़्यादा सहायक है एक तरह से साधक के लिए। आज हमें पता है कि कौन कौन से भोजन एक साधक को कितनी मात्रा में लेने चाहिए और कितना उनसे लाभ होगा, कैसे हमारे मूड बूस्टर हैं या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज एक तरह से बहुत क्लियर हैं। और पहले क्या था, पहले सब अनुमानित था, या कहो किसी एक ने, किसी बड़े ने या किसी पहुँचे हुए आदमी ने जो कह दिया वो ठीक है, जबकि वो शरीर सबके अलग अलग हैं, तो वो एक ही पर आधारित था पहला। जबकि आज बहुत चीज़ें टेक्नोलॉजी ने कहो, विज्ञान ने कहो, वो इसके बारे में बता दी हैं। और हम सभी सच में शरीर में, भले ही हम बाहर से सब एक भी दिखाई दें, लेकिन अंदर गहराई में हम सभी एक तरह से जेनेटिक्स और भी बहुत चीज़ें हैं, मेटाबॉलिज्म वगैरह, जो सब हमारा पूरी तरह से अलग अलग है। ये तो बात शरीर और भोजन की। दूसरी बात है नींद पर। हजारों रिसर्चों ने यह घोषित कर दिया है, साबित कर दिया कि सबका नींद का, यानी गहरी नींद का, जिसमें हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं या कॉस्मोस से जुड़ते हैं, उससे पूरा लाभ लेने का जो समय है वो थोड़ा सबका अलग अलग होता है। जबकि पुरानी बात सारी वो ब्रह्म मुहूर्त वाली और एक फिक्स टाइम पर ही थी, जबकि वो ऐसा नहीं है। पृथ्वी ऊपर से ऊर्जा लेती है और पृथ्वी पर रात दिन भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर होते हैं। तो ये चीज़ें सबकी अलग अलग होते हैं। इसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने के, उन पर हम यहाँ बात नहीं करेंगे। 2 बातें हो गई नींद की, भोजन की। तीसरी बात है एक ब्रह्मचर्य वाली। उस पर तो एक तरह से आज के युग में पूरी बात ही बदल गई है, जबकि पुराने ज़माने में उस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाया जाता था। तो आज की खोजों के अनुसार तो पूरी बात ही बदल गई है। लेकिन कितने ही साधक किसी भी कारण से कहो बेवजह उसको ढोए जा रहे हैं, जबकि वो सच में तो कुछ होता ही नहीं। सच्चाई तो उसके जो अर्थ हैं उनकी बात नहीं करते, जिन अर्थों में वो कभी किन लोगों ने कही होगी, उन बातों को तो वो लोग समझ नहीं सकते। सिर्फ उनकी जो औपचारिकताएँ हैं उनको ढो रहे हैं, या उनका एक गलत अर्थ ले लिया कि भाई ऐसे काम करो जो सामान्य आदमी नहीं कर सकता तो आपको सम्मान मिलेगा, बस, और कुछ नहीं है। तो सच्चाई है कि सिर्फ शरीर व मन का एक तरह से कहो, ये सेक्स जो है ये भी और तंत्रों की तरह एक तरह का तंत्र है। और इस तंत्र का मतलब है एक तरह से हमारे शरीर का एक कार्यक्रम है। इसे यदि हम नहीं करेंगे तो भी हानि होगी, बहुत नुकसान होगा, और यदि ज़्यादा करेंगे तो भी हानि होगी। और साधना के लिए तो शरीर मन एक तरह से एक शांत, एक सहज और एक संतुलित स्थिति में होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ हमारा न शरीर कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है न मन कर रहा है, तभी हम इन सब के पार जा सकते हैं, प्रकृति के पार। यानी संतुलन ही सब कुछ होता है। दमन जैसी चीज़ तो बिल्कुल ही घातक हो, तो हमने पहले तल पर ही एक तरह से गड़बड़ कर दी थी, सारा मामला सब असहज कर देती है। लेकिन मनुष्य का मन तो बड़ा अजीब है, तो हमेशा आती की भाषा में ही सोचता है, जबकि बैलेंस ही जीवन का सूत्र है। बैलेंस इन एवरीथिंग, बैलेंस इज एवरीथिंग। यानी यदि हर चीज़ में संतुलन रखोगे तो फिर जीवन में सब कुछ संतुलन ही है। बैलेंस इन एवरीथिंग, बैलेंस इज एवरीथिंग, यही सब कुछ है, बैलेंस ही। और एक तरह से सृष्टि का तो आधार ही संतुलन है। आप सब रोज़ देखते हैं, पढ़ते हैं। अब तो विज्ञान का युग है, सभी को ज़्यादातर बातों का पता है। और मनुष्य को छोड़कर इस ब्रह्मांड में एक तरह से इस संतुलन का सभी पालन कर रहे हैं, चाहे वो जीवधारी हैं, अजीव हैं, ग्रह पर कुछ भी हैं। लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त वो सभी, चाहे वो पशु पक्षी हैं या और पिंड हैं या ग्रह हैं, उपग्रह जो भी हैं, वो सभी एक तरह से प्रकृति के अंदर ही गतिशील हैं, प्रकृति के नियमों से ही चल रहे हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जगत में जो मन के कारण ही अति कष्ट भोगता है, और इसी के कारण उसमें एक समझ आती है, एक जागरण होता है, और वह उसी समझ के कारण ही एक तरह से प्रकृति के पार कहो, परमात्मा में कहो, अपने घर कहो, अपने जा कहीं भी कहो, उसमें वो एक तरह से स्थित वहाँ पर हो सकता है। और सारी चीज़ें जो हैं हम पुरानी छोड़ देते हैं, चाहे वो हमारी भौतिक हैं, कुछ हैं, संबंध हैं, सब पुरानी चीज़। लेकिन पता नहीं क्यों हम अध्यात्म के ज्ञान को, पुराने को ही पकड़े चले जाते हैं।
विज्ञान में बाहर सब चीज़ें नई नई आ गए हैं, सारा पुराना ज्ञान गिर गया है, उसका हम सब उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में बहुत पुरानी बातों को अभी भी पकड़े हुए हैं, थोड़ा समझते नहीं। जबकि जीवन तो प्रतिपल नया है और हम पुरानी चीज़ों को पकड़े हुए, तो कैसे तालमेल बैठेगा, कैसे एक तरह से समानुभूति हमें पैदा होगी। जबकि बिना समानुभूति पैदा किए शरीर, मन और ये ब्रह्मांड, बाहर का वातावरण, इसमें अगर समानुभूति नहीं होगी तो हम कैसे इस प्रकृति के पार जाएंगे। तो मेरा तो एक तरह से सभी से निवेदन है, प्रश्नकर्ता मित्र से भी और अन्य मित्रों से भी, कि ज्ञान अनंत है, कहीं पर वो कोई समाप्त नहीं होता है। अतः जो ज्ञान है हमारा सब आधुनिक, उसका समय के अनुसार लाभ लें और इसका लाभ लेकर बाहरी चीज़ों का, बाहरी ज्ञान का, और जो फिर असली ज्ञान है यानी कि वो स्वयं को जानना, जो कि हमारा एक उद्देश्य है हमारे जीवन, मनुष्य जीवन का, उस असली ज्ञान को भी अपने उद्देश्यों को पूरा करें। तो आशा है कि चीज़ें कुछ स्पष्ट हुई होंगी। फिर भी यदि कोई मित्र चाहे तो फ़ोन करके कमेंट पर पूछ सकता है, मैं किसी भी बात का उत्तर देने के लिए हाजिर हूँ। और अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, वीडियो को मित्रों को ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें ज़रूर। और आपने मेरी बातों को सुना, धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।